हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। इंडिया अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, वो बन गया है। तो पहले हम सेकंड लार्जेस्ट थे और जो फर्स्ट था वो चाइना था। और अभी रिसेंटली इंडिया का जो एडवांस एस्टिमेट आया है, थर्ड एडवांस एस्टिमेट, उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया 149 मिलियन टन जितना जो राइस है वो प्रोड्यूस करेगी। और जो चाइना है उसका जो एस्टिमेट है वो 145 मिलियन टन का है। तो इंडिया अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। तो इसके पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव्स देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो राइस प्रोडक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, और जो राइस को जो है वो बैलेंस करने के लिए ऑयल सीड और पल्सिस में जो है वो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। और उसमें हम आगे इनोवेटिव कुछ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे कि क्या इनोवेशंस है जो हमारे राइस के प्रोडक्शन है उसको सस्टेनेबल बना सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओवरव्यू, देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियाज राइस आउटपुट सर्ज टू 149 मिलियन टन्स इन 24-25, दैट इज 25% राइज इन कंपेयर टू 2019-20, यानी कि 5 से 6 साल में जो हमारा प्रोडक्शन है वो 1/4 से है वो बढ़ गया है। ठीक है, वो थर्ड एडवांस एस्टिमेट में बताया है। पर इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि इंडिया अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर उसमें इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा सॉइल भी उसमें यूज़ करता है। यानी कि पर यूनिट ऑफ सॉइल जो प्रोडक्शन है वो हमारा कम है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज और चाइना। उसका एक नंबर देखते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर है ये। राइस प्रोडक्टिविटी इन चाइना कितनी है? 7.1 टन्स पर हेक्टर, यानी कि एक एक हेक्टर में अगर राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका जो है वो 7.1 टन जितना आपको राइस वहां से मिलेगा। और ऐसी सेम चीज अगर इंडिया में देखी जाए, राइस प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो 4.3 टन पर हेक्टर, यानी कि ये 60% जितना आप मान सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी हमारी है वो काफ़ी लो है, पर इंडिया ने फिर भी चाइना को क्यों बीट किया? क्योंकि इंडिया का जो ओवरऑल जो एरिया है जिसमें राइस प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर चाइना में अगर 100 एकड़, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, 100 एकड़ जगह में अगर चाइना में राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इंडिया में वही वो 160 एकड़, 170 एकड़ ऐसे हो रहा है। तो उसके सामने वो क्या हो जाता है, एरिया ज़्यादा है तो प्रोडक्शन है वो फिर ज़्यादा हो जाता है। पर मेन थिंग वही है कि हमारी प्रोडक्टिविटी है वो लो है। ठीक है, फिर इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडिया इसका करता क्या है? तो मेनली इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है और जो है वो कंजम्पशन होता है। तो इंडिया इज करंटली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यानी कि फर्स्ट नंबर आता है। पहले भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, बस प्रोड्यूसर नहीं था। अभी प्रोड्यूसर भी बन गया है और एक्सपोर्टर भी बन गया है। 40% शेयर इन ग्लोबल राइस ट्रेड, यानी कि ओवरऑल अगर इंडिया कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लाता है अपनी राइस की पॉलिसीज में, तो वो वर्ल्ड के राइस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, फिर इन FY25 इंडिया एक्सपोर्टेड 20 मिलियन टन ऑफ राइस वर्थ 1.05 ट्रिलियन और 23% राइस ओवर FY24, यानी कि एक साल में 23% ग्रोथ हो गया है जो हमारे राइस एक्सपोर्ट्स है उसमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि जो डॉलर है वो मिलता है और हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता जाता है। पर इसका नेगेटिव साइड्स है। पहले राइस की प्रोडक्शन है उसका नेगेटिव साइड्स देखते हैं, और उसके बाद में जो ओवरऑल जो ट्रेड वाला इम्पैक्ट है या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो डायमेंशन है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं उसको एग्रीकल्चर व्यू से कि एग्रीकल्चरली क्या इसमें इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट इज वाटर क्राइसिस इन द फील्ड्स, यानी कि अब अभी आप इतना राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं पर आपको पता है कि राइस है वो वाटर ग्रजलिंग क्रॉप है, यानी कि बहुत सारा पानी चाहिए उसको। और राइस प्रोडक्शन हमारा कहाँ होता है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ऐसे जो बड़े स्टेट्स है उसके मैंने नाम लिए हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे एरिया है वो ड्राई एरिया है और उसमें पानी की है वो कमी रहती है। तो ग्राउंड वाटर है वो यूज़ होता है राइस के प्रोडक्शन के लिए। तो वो उस जियोग्राफी के लिए राइस प्रोडक्शन है वो वहाँ पे फिट नहीं है, फिर भी वहाँ पे जो राइस प्रोड्यूस है वो हो रहा है। तो वो एक डायमेंशन हो गया। फिर पैडी नीड्स 4 to 10x मोर वाटर देन पल्सिस। तो अभी ये पल्सिस क्यों लिखा है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो आगे देखेंगे। ठीक है, फिर वाटर टेबल फॉलिंग 0.5 to 1 मीटर पर ईयर इन मैनी रीजन्स। जो भी हमारे ड्राई रीजन्स है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर
राइस को प्रोड्यूस करना है, पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी वो जो है वो ग्राउंड वाटर से लेंगे, तो उसका जो वाटर टेबल होता है यानी कि ग्राउंड वाटर में जितना पानी होता है वो 0.5 to 1 मीटर पर ईयर जो है वो कम हो रहा है। तो वो काफ़ी अलार्मिंग चेंज हो रहा है वो, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसके काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर वर्चुअल वाटर ट्रेड थ्रू राइस, तो 1 टन राइस एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू अबाउट 2.5 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि इसमें आप बेसिकली ऐसा देखिए कि हम पानी को है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में ऑलरेडी जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर नेशन, क्योंकि पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसमें आपके पास ड्राई एरियाज ज़्यादा है, आप ड्राई एरियाज में राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सामने आप उसको एक्सपोर्ट भी इतना कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, वाटर का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सॉइल है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एग्रीकल्चरल एक व्यू हुआ कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो अच्छी चीज़ है, पर उसको सस्टेनेबल वे में करना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सॉइल हेल्थ एंड एनवायरमेंट एट रिस्क, जैसा मैंने आपको बताया कि सॉइल डिग्रेडेशन फ्रॉम ओवर फर्टिलाइजेशन एंड मोनोक्रॉपिंग। अभी इंडिया में वही है कि यूरिया का जो है वो यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है, ज़मीन में अगर कोई भी फर्टिलाइज़र डालना है तो बहुत ओवर यूज़ होता है यूरिया का, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो सब लोग अच्छे से नहीं करते हैं। फिर मोनोक्रॉपिंग, यानी कि कोई एरिया है वहाँ पे राइस और वीट ऐसे ही चलता रहता है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी सॉइल है उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि एक ही न्यूट्रिशन है उसका यूजेज सबसे ज़्यादा रहता है, एक या दो जो मेजर न्यूट्रिशन है उसका यूज़ ज़्यादा रहता है, तो उससे क्या होता है, सॉइल हमारी डिग्रेड होती है और डेजर्टेशन भी होता है। ठीक है, फिर स्टबल बर्निंग, अभी आपको पता ही है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे पॉल्यूशन का इशू रहता है, तो ये कैसे, तो जो राइस है उसको अगर आपको प्रोड्यूस करना है, उसके प्रोडक्शन के बाद जो आपकी सेकंड क्रॉप की लाइफ साइकिल है वो राइस के हार्वेस्ट के जस्ट 10 डेज या 15 डेज में है वो फार्मर शुरू करना चाहते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो भी पैडी को अगर आप यानी कि राइस को हार्वेस्ट करके जो भी स्ट्रॉज बचे हैं, यानी कि जो भी रेजिड्यू बचा है आपके ज़मीन में, वो लोग वो जला देते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टबल बर्निंग। तो उससे क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपको पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, सॉइल भी डिग्रेडेशन हो रहा है और सामने आपको जो है वो स्टबल बर्निंग भी करना पड़ रहा है। तो उससे लास्ट में हो रहा है एयर पोल्यूशन भी हो रहा है और कार्बन एमिशन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप कुछ चीज़ बर्न करने हो, तो उससे लास्ट में क्या होता है, पब्लिक हेल्थ में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, सच एस कि जो हमारे लंग है, लंग कैंसर है उसका बढ़ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म में है वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो मिलते हैं, छोटे बच्चों को जो है वो पॉल्यूशन से है वो हार्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये आपने एक ओवरव्यू देखा, डार्कर साइड देखा, और अभी उसका ट्रेड वाला साइड है उसके बारे में देखते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, यानी कि अभी ये फर्स्ट नंबर आ तो गए, पर इसमें हमने क्या खोया है वो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन आता है कि वाई फार्मर प्रिफर राइस। तो फार्मर को भी पता है कि ज़्यादा पानी चाहिए होगा, मुझे ज़्यादा ग्राउंड वाटर से ही लेना पड़ेगा, कैनाल में से इतना पानी नहीं आएगा, पर फिर भी वो प्रिफर क्यों करता है। तो फर्स्ट चीज़ इसमें ये आती है कि गवर्नमेंट है उसका एमएसपी अच्छा रखती है, प्लस उसको एमएसपी बोलने के बाद वो प्रोक्योर भी करती है। अभी आपने एमएसपी आपने सोचा ही होगा कि बहुत सारे क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, तो सब क्रॉप्स है वो प्रोक्योर होते होंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मेन बात की जाए तो एमएसपी में राइस, वीट और शुगर कैन है उसका डेफिनेट प्रोक्योरमेंट होता है, उसका टारगेट्स भी रहता है। पर अब जो है वो गवर्नमेंट है वो ऑयल सीड और पल्सिस में भी एमएसपी पे जो प्रॉपर प्रोक्योरमेंट है वो करने वाली है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि वो पल्सिस और ऑयल सीड है उसके जो एमएसपीज है वो बता देते थे, पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था प्रोक्योर करने के लिए। जो हमारा मेन जो प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो टोमेटो, अनियन, पोटैटो हो गया, और लास्ट में ये हो गया हमारा राइस, वीट और शुगर केन। तो अगर दूसरी चीज़ें आपको प्रोक्योर करनी है तो उसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास होना चाहिए। तो अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, और धीरे धीरे है जो प्रोक्योरमेंट है वो भी अच्छे से हो रहा है। तो राइस क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, प्लस उसका एमएसपी है उसमें सर्टेनिटी रहता है कि इसमें तो आपको इतना पैसा तो मिल जाएगा। तो इसमें फार्मर है वो बेसिकली
मार्केट रिस्क है वो अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया एश्योर्ड एमएसपी प्रोक्योरमेंट। फिर वेल वर्स्ड विद द क्रॉप, यानी कि बहुत सालों से ये चला आ रहा है, 1960s से जो है वो हम अच्छे से राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो सबको पता है कि राइस को ऐसे प्रोड्यूस करता है, इसमें कौन कौन सी डिसीजेज आ सकती है, कौन से जो सीड्स है वो अच्छे होते हैं, कहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है, उसका जो टोटल साइकिल है वो फार्मर्स के दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। तो अगर आप किसी चीज़ में वेल वर्स्ड है तो आप सोचेंगे कि इसमें जो है मेरा सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहेगा और जो मुझे पैसा मिलेगा वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं राइस प्रोड्यूस करता हूँ। फिर बेटर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी एरिया में पंजाब हरियाणा हो गया तो वो सब एरिया में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का इरिगेशन वाला है, जो वेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ पानी अवेलेबल है तो राइस क्यों नहीं, क्योंकि हमें मार्केट रिस्क जो है वो कम हो जाएगा उससे। तो ये सब चीज़ें होते हुए जो फार्मर्स है वो नज होते हैं कि मैं राइस को प्रोड्यूस करता हूँ। पर उसके सामने क्या हो रहा है वो देखते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। तो पल्सेस एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो अभी अगर किसी जगह पे ड्राई एरिया है तो वहाँ पे पल्सेस और ऑयल सीड काफ़ी सही रहता है जनरली। तो पर जो फार्मर है वो नज हो रहा है राइस के थ्रू, तो उसके सामने क्या होगा, फिर पल्सेस और ऑयल सीड है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और उससे इनडायरेक्टली क्या होगा, वो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे इंपोर्ट होता है वो देखते हैं। पहले देखते हैं प्रोडक्शन। तो पल्सेस प्रोडक्शन रोज टू 4% टू 25.23 मिलियन टन। अभी इसके सामने आप देखिए कि राइस है वो हमारा 149 मिलियन टन है। तो ये कितना बड़ा एक डिफरेंस है वो आपको देख रहा है। फिर ऑयल सीड बाय 7% टू 42.6 मिलियन टन, विच इज ऑल्सो वेरी लेस। तो दोनों में क्या है कि दोनों का प्रोडक्शन है वो काफी कम है ओवरऑल, अगर हमें हमारी जो डिमांड है उसके बारे में बात किया जाए। और राइस में क्या है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, पर जो उससे जो है वो वर्ल्ड की डिमांड भी है वो भी पूरी हो रही है। पर पल्सिस और ऑयल सीड में हमें बल्क ऑफ द थिंग्स है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, तो हमारा जो पैसा है वो हम राइस में अगर एक्सपोर्ट करके हम अगर पैसा कमा रहे हैं, तो उसके सामने हमें जो ऑयल सीड और पल्सिस है उसके लिए, उसको बाय करने के लिए सामने उससे भी ज्यादा जो पैसा है वो देना पड़ रहा है। वो एक इसका एक ओवरव्यू है, ठीक है। देखते हैं इंपोर्ट्स ऑफ पल्सिस एंड ऑयल सीड। तो इन FY25 इंडिया इंपोर्टेड पल्सिस वर्थ 46,428 करोड़ और 49% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। यानी कि अगर लास्ट ईयर हमने 100 यूनिट ऑफ ऑयल सीड और पल्स है उसको अगर हमने इंपोर्ट किया है, तो इस बार हमने 150 यूनिट ऑफ जो है वो इंपोर्ट किया है। तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है, और इससे आपको पता चल रहा है कि डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑयल सीड और पल्सिस की, पर फिर भी इंडिया में जो है उसका प्रोडक्शन जो जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उसके सामने अगर 49% आपका इंक्रीज हो रहा है और उसके सामने आपका 4% और 7% आपका ईयरली ग्रोथ है वो, तो वो काफ़ी नेगेटिव थिंग हो जाता है, ठीक है। फिर एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स वेर अबाउट 1.5 ट्रिलियन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमने $1 ट्रिलियन जितना है वो 1 ट्रिलियन रुपी जितना है वो एक्सपोर्ट करके कमाए, राइस को वो करके एक्सपोर्ट करके। पर उसके सामने हम क्या कर रहे हैं, 1.5 ट्रिलियन रुपीज है वो ऑयल सीड और पल्सिस को इंपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये ट्रेड है हमारे लिए वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। फिर 65% ऑफ टोटल फार्म इंपोर्ट्स आर पल्सिस एंड ऑयल सीड, यानी कि ओवरऑल जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 65% यही दो चीजें हैं उसमें इंपोर्ट में जा रही है, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये है कि इंडिया को क्या करना चाहिए कि राइस भले ही इतना ही रहे, राइस का आप एरिया जो है वो कम करने की ट्राई करिए और उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने का ट्राई करिए। तो उससे क्या होगा, जो अभी का प्रोडक्शन है वो एटलीस्ट बैलेंस रहेगा या फिर काफी धीमे पेस पे है वो बढ़ेगा। पर जो भी आपका एरिया बचा हुआ है, जो आप एरिया रिड्यूस कर रहे हो, उसमें आप ऑयल सीड और पल्स है उसको आप हार्वेस्ट कीजिए, तो क्या होगा, बैलेंस होगा और ये जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक आप पॉइंट याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए क्या क्या करती है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, उसमें क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट है उस पर भी ज़्यादा फोकस रखा।
पाम ऑयल है उसका प्रोडक्शन के लिए बोला कि पाम का भी प्रोडक्शन करेंगे हम। सोयाबीन है उस पर भी फोकस किया गया। तो ये सब चीज़ें से क्या हुआ कि फार्मर को नज कर रहे हैं कि आप ऑयल सीड को प्रेफरेंस दीजिए, और उसमें काफ़ी सारी सब्सिडीज है वो भी दी गई है, ठीक है। तो उससे इनडायरेक्टली क्या होगा, ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें आपको पुश मिलेगा। फिर पीएम आशा स्कीम, उसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है, उसमें क्या है कि आपको पल्सेस है उसको अच्छे से आप प्रोक्योर करेंगे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है और प्रोक्योर भी करना है ऑयल सीड और पल्सेस दोनों को। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ राइस में ही हो रही थी वही आपको जो है वो पल्सेस में भी देखने को मिलेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोक्योर हो जाता है हमारी चीज़। तो जो फार्मर है वो कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ मैं अभी अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सब चीज़ें है वो मैं हार्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो और दूसरा नज कहाँ से है, तो अट्रैक्टिव एमएसपी फॉर द सेम, यानी कि तूर, उड़द और मूंग, अगर आपका लेटेस्ट वाला आप उसका एमएसपी देखेंगे तो 450 से बढ़ रहा है, 400 रुपए से बढ़ रहा है, 86 से बढ़ रहा है। पर अगर ओवरऑल आप देखें तो उसका प्राइस है वो राइस से आपको काफी ज्यादा देंगे, और फार्मर उससे क्या लगेगा कि ये अट्रैक्टिव चीज है, इसको हमें करना चाहिए, और उससे क्या होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि पल्सेस है उसमें सेल्फ जो रिलायबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्सेस एंड ऑयल सीड दोनों में। राइस में हम कब के सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, पर अभी जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है वो होना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम व्हीट एंड राइस, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि एमएसपी भी अभी गवर्नमेंट अच्छे से दे रहा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल भी हो रहा है, और पीएम आशा स्कीम है उसकी स्कीम्स की वजह से जो है वो पल्सेस को है वो एक बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया। और लास्ट में हम देखेंगे कि इनोवेशन क्या क्या हो रहा है। तो इनोवेशन में सबसे पहले देखते हैं सीडिंग ऑन रेज बेड्स, यानी कि जो राइस का प्रोडक्शन है उसको पहले एक रेज बेड में अगर आप करेंगे तो आपको 75% जो है वो लेस वाटर है वो यूज होगा। फिर होगा डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसका हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे डीएसआर राइस तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो उसमें भी क्या है, डायरेक्ट सीड ही करना है, आपको नर्सरी नहीं बनानी है, डायरेक्ट आपका जो मेन जो एरिया है वहां पे ही आप डायरेक्ट सीड करके अपने राइस है उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे इनोवेटिव वेज लाने हैं, उससे क्या होगा, को पानी है उसकी बचत होगी और प्रोडक्टिविटी है वो इनडायरेक्टली बढ़ेगी। और लास्ट में क्या होगा, एरिया अगर बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है तो लास्ट में कुछ लोग हैं वो फिर पल्सिस और ऑयल सीड पे ट्रांसफर कर जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में है हमारा क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अनाउंस्ड इन द बजट 23-24। तो जो बजट था उसमें अनाउंसमेंट हुआ था कि क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो हमारे पल्सिस और ऑयल सीड है उसमें ये होता है कि वो लोग वेदर है उस पर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वेदर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो उसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता है उनकी प्रोडक्टिविटी पे। तो क्लाइमेट रेजिलियंट अगर आपके जो पल्सिस है, ऑयल सीड है और राइस भी है, वो सब हो गए तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट होगा, और जो ये सीड्स है वो एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी ला पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा राइस का एक ओवरव्यू। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रैक्टिस मॉक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।